वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसे हम बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोटीन होता है या वो टारगेट कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि मैट्रिक्स में कैसे टारगेट होता है, या आउटर मेम्ब्रेन में कैसे टारगेट होता है, या इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होती है, और इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है उसमें प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होती है। इसी में हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक के अंदर ही। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ये बाद में क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है यही सेम माइटोकॉन्ड्रिया टू माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो हमने इसको इधर बना लिया। तो अब हम इसे कहेंगे न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया। इसके बाद ये जो बना है ये भी हमारा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। कॉन्ड्रिया। अब यहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये दोनों न्यू माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं। डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं। और यहाँ जो पुराना वाला माइटोकॉन्ड्रिया था जिससे टू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया का से फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है तो हम इसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्योरी कह देते हैं हम लोग, कि इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फॉर्मेशन होगा, यानी प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से टू न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होगा जिसका शेप साइज डिफरेंट होगा, तो हम उसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्योरी। अब इसी थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं ओरिजिनेशन बाय डिवीजन फ्रॉम पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस टाइप का जो फॉर्मेशन यानी बायोजेनेसिस होता है वो कब होता है? ये तब होता है जब हमारे जो सेल होता है उसको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, जिसकी वजह से सेल को हमारा क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारे सेल को। जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। अब स्ट्रेस कंडीशन में क्यों चला जाता है? क्योंकि जो एटीपी है हमारा, तो एटीपी जितने रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए उतना एटीपी को क्या है, उसका फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। और मल्टीप्लाई होने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें हमारा एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसका अमाउंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर जो हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन है या हमारा टिश्यू है, वहाँ जितने अमाउंट की एटीपी की ज़रूरत थी वो एटीपी क्या होता है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है हमारा वहाँ। अब इस टाइप का जो बायोजेनेसिस है वो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया गया है वो न्यूरोस्पोरा में प्रूव किया गया है। तो न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है हमारा, तो उसमें प्रूव किया गया है।
इन न्यूरोस्पोरा में देखा गया है कि जो कोलाइन होता है वो डेफिशिएंट है, यानी हम इसको कहते हैं कोलाइन डेफिशिएंट न्यूरोस्पोरा कह देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा प्रूव किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पिक्चर में ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी जो ऑर्गन है, मान लीजिए ऑर्गन है, वो एक स्पेसिफिक क्या है, टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अब स्पेसिफिक जो टास्क है उसको अगर परफॉर्म करेगा तो उसको क्या होगा, एटीपी का रिक्वायर्ड होगा, तो एटीपी रिक्वायर्ड होगा। अब एटीपी अगर रिक्वायर्ड होगा तो हमने बताया था कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिवीजन स्टार्ट कैसे होता है ये हम इसे समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा होता है तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स का जो ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स यानी हम SER की बात कर रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको इनसर्कल कर लेता है। इनसर्कल कर लेने की वजह से क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तभी क्या होता है कि हमारा साइटोसोल है, तो साइटोसोल में एक प्रोटीन है DRP1 जो प्रोटीन है उसको भी क्या कर देता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा रिक्रूट कर देता है। रिक्रूट करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन है ये और इंक्रीज हो जाता है, और जो ये सेंटर वाला जो रीजन है इस रीजन से क्या हो जाता है, फ्यूजन, जिसे हम फ्यूजन साइट कहते हैं, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक हो जाता है। तो हमारा यहाँ 2 माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो गया, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो गया और एक ये माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज का जो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि जो हमारा ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोटीन हो गया DRP1 प्रोटीन, ये वापस क्या हो जाता है, साइटोसोल में चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब नंबर इंक्रीज हो जाने से क्या होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा, जिससे क्या होगा कि उस स्पेसिफिक ऑर्गन या हमारा टिश्यू है वहाँ पे एटीपी का जो फॉर्मेशन होने से क्या है, उसका जो स्ट्रेस कंडीशन है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है हमने प्रूव किया है न्यूरोस्पोरा पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपको पेट्री डिस्क है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पेट्री डिस्क में ये ब्लू कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, तो हमने इसको इंडिकेट कर रखा है न्यूरोस्पोरा से। तो ये न्यूरोस्पोरा क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक फंजाई है ये। अब इस फंजाई में क्या है कि जो कोलाइन होता है वो डेफिशिएंट होता है, तो इसीलिए क्या होता है, तो हम इसे कहते हैं कोलाइन डेफिशिएंट म्यूटेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा कह देते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर में पेट्री डिस्क पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर में जो पेट्री डिस्क पे है, तो ये हमारा कोलाइन है। तो अब ये जो कोलाइन है, ये कोलाइन क्या है, रेडियो लेबल्ड कोलाइन है, तो हमने इसको रेडियो लेबल्ड कर दिया है कोलाइन को इस पेट्री डिस्क पे। फिर उसके बाद अब हमें ये पता करना है कि एक्चुअली में ये कोलाइन होता क्या है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। जो कोलाइन होता है एक तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है, ये न्यूट्रिशनल होता है, जो कि हमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल कहने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ये क्या है, इसेंशियल एक न्यूट्रिएंट है और हमें ये रिक्वायर्ड होता है, और ये इनऑर्गेनिक के क्या है, सब्सटेंस है और सॉल्युबल है, किसमें, वाटर में ये सॉल्युबल है।
ये हमारी बॉडी में कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है, लीवर में ये सिंथेसाइज होता है, बट इतना इनसफिशिएंट होता है कि जो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए हमें जो ये कोलाइन है, इसे हमें अपने डाइट से लेना पड़ता है। जो भी हम डाइट लेते हैं वहाँ से कोलाइन लेते हैं। अब ये जो कोलाइन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, लेसिथिन प्रेजेंट होता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब लेसिथिन का मतलब क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलाइन, इसी को हम कह देते हैं लेसिथिन। लेसिथिन। तो अब हम करते क्या हैं एक्सपेरिमेंट में, हम क्या करते हैं, पेट्री डिस्क लिया हमने, ये जितने आपको पेट्री डिस्क दिखाई दे रहे हैं, इस पेट्री डिस्क पे हम क्या करते हैं, कोलाइन को क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड कर देते हैं और न्यूरोस्पोरा को इसमें ग्रो कर देते हैं। ग्रो करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कोलाइन है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कोलाइन है। तो ये जितने भी कोलाइन है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या कर देता है, हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, हमें याद रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है न्यूरो स्पोरा का माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब ये हमारा जो न्यूरोस्पोरा है, अगर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा कि यानी हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, वो भी डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड हो जाने की वजह से जो हमारा कोलाइन है वो भी इनमें क्या हो जाता है, वो भी इसके साथ चला जाता है। बट यहाँ जो कोलाइन होता है हाफ रेडियो एक्टिव रह जाता है। यानी इसका जो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पे जो कोलाइन पहुँचता है वो हाफ रेडियो एक्टिव होता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है कि वो डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही डिवाइड होके न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, उसमें उसका अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं कि तकरीबन 13 प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो 13 प्रोटीन होते हैं ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड्स भी कह देते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड्स हम कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होता है तकरीबन क्या होता है 1500 प्रोटीन से एवब जो प्रोटीन होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ये इनकोडेड होता है हमारे न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद। क्या होता है, ये आरएनए हमारा साइटोसोल में आ जाता है, जहाँ पे ये राइबोसोम के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देता है, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा इसे। अब ट्रांसलेट करने के बाद जो ये हमारा प्रोटीन बना है, तो अब ये हमारा प्रोटीन जो बना है, इस प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। अब ट्रांसलोकेट कहाँ कहाँ करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में,
मैट्रिक्स में भी कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वहाँ पे भी ये ट्रांसलोकेट कर सकता है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में भी ट्रांसलोकेट कर सकता है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में भी जो प्रोटीन है उसको ट्रांसलोकेट कर सकता है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन हमने देखा है, तो ये जितने भी सब कंपार्टमेंटल रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है। अब यहाँ जो ट्रांसलोकेशन होता है प्रोटीन का, हम इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन कह देते हैं हम। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन हमारा साइटोसोल में इनकोड हुआ है यानी सिंथेसाइज हुआ है, वो प्रोटीन क्या होता है, कंप्लीट होता है प्रोटीन। और सीधा डायरेक्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं यानी मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इनर जो मेम्ब्रेन होता है, तो ये जितने भी रीजन है यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो जाता है। इसी को हम पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आइए हम ये जो प्रोटीन टारगेटिंग है डिफरेंट जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के रीजन्स हैं वहाँ पे ट्रांसलोकेट कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर के फॉर्म में। अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो टारगेटिंग कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे कैसे टारगेटिंग होती है, हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है जो ये आप ग्रीन में देख रहे हैं, तो ये हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या हो गया है हमारा, ये साइटोसोल में क्या हो गया, जो हमारा साइटोसोल है, तो साइटोसोल में हमारा ये जो प्रोटीन है ये इनकोड हो गया है हमारा साइटोसोल में प्रोटीन हमारा। ये साइटोसोल में प्रोटीन हमारा इनकोड हो गया है। इनकोड कहने का मतलब है ट्रांसलेशन हो गया है ये प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कंप्लीट होता है। अब ये प्रोटीन क्या है, फोल्डिंग ना हो जाए इसी वजह से ये जो आपको येलो सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये येलो सा स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जिसको हम HSP70 प्रोटीन कहते हैं, जो कि इसको फोल्ड होने से बचाता है प्रोटीन को। अब हमारे प्रोटीन का जो एन टर्मिनल होता है, ये एन टर्मिनल में तकरीबन क्या होता है कि 20 से लेकर हमारा 30 क्या है अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो एन टर्मिनल पे। तो इन अमाइनो एसिड्स को ही हम क्या कहते हैं कि प्री सीक्वेंस कह देते हैं। जो एन टर्मिनल्स में 30 तकरीबन 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसको प्री सीक्वेंस कह देते हैं, या इसको हम MTS कह देते हैं यानी माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस कह देते हैं। अब ये जो हमारा प्रोटीन है ये क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है हमारे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा क्या है, टॉम 20 प्रेजेंट होता है। तो टॉम का मतलब यहाँ पे जो हम टॉम बात कर रहे हैं, टॉम का मतलब होता है ट्रांस लोकेस आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम इसे कह सकते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो टॉम बहुत सारे टॉम होते हैं, तो उन्हीं में से क्या है कि हमारा जो टॉम 20 है, यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है साइटोसोल से आकर इधर की तरफ आता है।
आने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आके ये हो जाता है बाइंड यहाँ पे या अटैच हो जाता है, यानी टॉम 20 पे। जैसे ही यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ये जो प्रोटीन होता है, ये ट्रांसलोकेट कर देता है प्रोटीन को हमारा टॉम 5 में ट्रांसलोकेट कर देता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही टॉम 5 की तरफ ट्रांसलोकेट हो जाता है, हमारा जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो इसे डार्क कर रहे हैं, इसे टॉम 40 कहते हैं। टॉम 40 के थ्रू जो हमारा प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो इंटर करना स्टार्ट कर देता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन से। अब जैसे ही प्रोटीन अंदर की तरफ आता है, आने के बाद ये प्रोटीन क्या होता है, टारगेट होना स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये जो टिम 23 है उसकी तरफ टारगेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही टिम 23 के पास पहुंचता है तो प्रोटीन हमारा इंटर कर जाता है। इसका जो ये प्री सीक्वेंस है हमारा, जिसे हम प्री सीक्वेंस कह रहे थे, तो ये प्री सीक्वेंस क्या होता है, इंटरेक्ट करता है हमारा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इंटरेक्ट करता है टिम 44 के साथ। अब जो टिम 44 के साथ जब इंटरेक्ट करता है, इसी बीच में क्या होता है कि जो एटीपी होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी और फॉस्फेट पे, जिससे इनको एनर्जी मिलता है। और हमारा जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारा जो इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो चार्ज इस तरीके से क्रिएट होता है, तो ये क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से होता है ये। और यहाँ जो नेगेटिव होता है मैट्रिक्स पे, नेगेटिव चार्ज होता है और प्री सीक्वेंस में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा का जो प्रोटीन है वो हमारा मैट्रिक्स में आ जाता है, क्योंकि इन चार्ज के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो हमारा प्रोटीन क्या हो जाता है, बिल्कुल ही हमारा मैट्रिक्स पे आ गया। मैट्रिक्स पे आने के बाद क्या होता है कि जो आप यहाँ पे एक प्रोटीन जो येलो से स्ट्रक्चर से दिखा रखा है, जिसको हम एमपीपी कहते हैं। एमपीपी का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। ये क्या करता है कि जो हमारा प्री सीक्वेंस है इसे कट कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि प्री सीक्वेंस बिल्कुल अलग हो गया है और जो हमारा प्रोटीन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। और जो प्रोटीन होता है इसके साथ फिर बिल्कुल क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है HSP70 प्रोटीन है मैट्रिक्स पे, ये क्या कर जाता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड हो जाने के बाद ये क्या करता है, हेल्प करता है फोल्डिंग में प्रोटीन का। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो हमने स्टडी किया है कि कैसे प्रोटीन मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी टारगेटिंग होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रोटीन है वो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कैसे टारगेटिंग होता है, यानी ट्रांसलोकेट होता है। इसमें भी सेम क्या है कि जो हमारा प्रोटीन है, तो हमारा प्रोटीन यानी हमने कहा कि ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो हम इसे कहते हैं सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस। हमारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियस में और ये आ गया कहाँ पे, हमारा ये साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में हमारा जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम इसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद ये क्या होता है, अब टारगेट होना स्टार्ट हो जाता है इनर मेम्ब्रेन की तरफ। अब यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की तरफ जब टारगेट हो रहा होता है, तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा प्रोटीन होता है यहाँ पे, तो प्रोटीन जो होता है, तो इस प्रोटीन में हमारा क्या होता है,
प्री सीक्वेंस जो होता है, ये क्या होता है? एब्सेंट होता है प्री सीक्वेंस। अब प्री सीक्वेंस एब्सेंट होता है तो ये जो प्रोटीन है, ये इसको कैसे जो हमारा टॉम कॉम्प्लेक्स है आइडेंटिफाई करेगा? तो ये आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि ये जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है? इंटीग्रल इंटीग्रल सीक्वेंस होते हैं। उस इंटीग्रल जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होते हैं, तो उसको क्या कहता है? आइडेंटिफाई करता है। जो ये ब्लैक कलर में आपको क्या करता है, शो कर रहे हैं प्रोटीन एच एस पी जो 90 होता है, इसको क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। उसके साथ क्या होता है? ये बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद अब ये प्रोटीन क्या है? फोल्डिंग ना हो जाए इनकी, इसीलिए ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये भी प्रोटीन क्या होता है? बाइंड हो जाता है, जिसको हम HSP70 कहते हैं। इसके बाद ये प्रोटीन क्या होता है? मूव करना स्टार्ट करता है हमारा टॉम 70 की तरफ। अब टॉम 70 की तरफ जैसे ही मूव करता है तो हमारा क्या होता है कि जो HSP जो 90 है, ये टॉम 40 के साथ, टॉम 70 के साथ बाइंड हो जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जो HSP जो हमारा 90 है, ये बाइंड हो जाता है या अटैच हो जाता है किसके साथ? टॉम 70 के साथ। अब जैसे ही टॉम 70 के साथ ये बाइंड हो रहा होता है, उसी वक्त जो हमारा एटीपी है उसका हाइड्रोलेज होके एडीपी और फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको एनर्जी मिलता है। इसके बाद ये क्या करता है? टॉम 70 इस प्रोटीन को ट्रांसलोकेट कर देता है हमारा यहाँ पे। तो ट्रांसलोकेट कर देता है तो यहाँ पे जो हमारा टॉम 40 है, जो आप ये देख सकते हैं, टॉम 40 के थ्रू जो हमारा प्रोटीन है, ये इंटर कर जाता है। अब टॉम 40 के थ्रू जैसे ही प्रोटीन इंटर कर जाता है तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से होता हुआ हमारा ये जो प्रोटीन है, वो इंटर कर जाता है हमारा टिम 22 के थ्रू। अब 22 के थ्रू ये इंटर करने से पहले क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन है उसके साथ टाइनी जो टिम्स है, तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स मूवेबल होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। तो ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, जो कि गाइड करता है इसको टिम जो हमारा 54 है उसके साथ बाइंड करने के लिए। अब जो हमारा टिम 54 है, इसके साथ हमारा जो टाइनी टिम्स होते हैं, ये बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये फिर क्या करता है? इसको ट्रांसलोकेट कर देता है हमारा टिम 22 के तरफ, और हमारा जो प्रोटीन है इस तरीके से यहाँ आ जाता है। अब प्रोटीन आने के बाद फिर ये क्या होता है? यहाँ आने के बाद ये लेटरली क्या करता है? लेटरली हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल में क्या कर देता है? ट्रांसलोकेट हो जाता है इस तरीके से। तो हमने यहाँ देखा है कि जो हमारा प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में किस तरीके से टारगेटिंग होता है, हमने यहाँ पे समझा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रोटीन है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कैसे ट्रांसलोकेट होता है। डिफरेंट कंपार्टमेंट से मतलब है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, या तो इंटर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, या हम बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि समराइज करने वाले हैं कि जो हमारा जो प्रोटीन है वो टारगेटिंग कैसे होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि हमारा आउटर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, या मैट्रिक्स में, या इनर मेम्ब्रेन में। तो यहाँ देखिएगा कि सेम हमारा जो प्रोटीन है, हमने कहा कि ये जो हमारा प्रोटीन है
ये ट्रांसलेट होता है यानी सिंथेसाइज होता है हमारा साइटोसोल में। सिंथेसाइज होने के बाद इस प्रोटीन को फोल्डिंग से बचाता है, जो ये येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको HSP70 कहते हैं। HSP70 यानी इसका जो एन टर्मिनल है, यहाँ पे क्या होता है, प्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि तकरीबन 20 से 30 जो पॉजिटिव जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसको हम MTS भी कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। ये प्रोटीन क्या होता है कि फिर उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करता है, मूव करता है टॉम 20 की तरफ। और टॉम 20 के साथ ये क्या हो जाता है, हमारा इंटरेक्ट करता है यानी बाइंड करता है। जैसे ही टॉम 20 के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये प्रोटीन क्या करता है कि ये टॉम 40 के थ्रू, जो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टॉम 40 के थ्रू ये इंटर करना स्टार्ट कर देता है। अब जब टॉम 40 में इंटर करता है तो ये जो प्रोटीन होता है, तो ये इधर भी मूव कर सकता है लेटरली। तो ये प्रोटीन लेटरली अगर मूव कर जाए तो यानी ये प्रोटीन क्या है, हमारा आउटर मेम्ब्रेन में भी पहुंच सकता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे भी आ सकता है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे आ सकता है। इसके अलावा ये प्रोटीन क्या है, TIM23 से होता हुआ, ये क्या हो सकता है, TIM23 से होता हुआ ये क्या होगा कि इंटर करेगा, फिर उसके बाद TIM44 के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे इसका प्री सीक्वेंस इंटरेक्ट करेगा, और हमारा जो सॉरी जो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है यहाँ पे, और प्री सीक्वेंस का यानी प्री सीक्वेंस और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इंट्रैक्शन है। तो ये इंट्रैक्शन की वजह से जो हमारा प्रोटीन है वो अंदर आ गया है। प्रोटीन में अंदर आ जाने के बाद जो हमारा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं येलो में माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। ये क्या करता है कि जो प्री सीक्वेंस है उसको कट कर देता है। प्री सीक्वेंस हमारा ये अलग हो चुका है, और ये जो प्रोटीन हमारा है ये अलग हो चुका है। इसको क्या करता है, इसके साथ बाइंड कर देता है HSP70, जो कि इसके फोल्डिंग में हेल्प करता है। इसके बाद ये प्रोटीन क्या है, या तो हमारा क्या हो सकता है कि ये प्रोटीन वापस क्या हो जाता है, मूव करता है OX1 की तरफ, और OX1 की तरफ जब मूव कर रहा होता है ये प्रोटीन क्या है, लेटरली क्या है, हमारा इनर मेम्ब्रेन में भी आ सकता है, या तो ये प्रोटीन क्या है, वापस हमारा ये जो प्रोटीन है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी आ सकता है, और वहां पे आकर ये फोल्ड हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है प्रोटीन्स की। तो हमने यहाँ स्टडी किया कि जो हमारा प्रोटीन है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट कंपार्टमेंट में कैसे क्या होता है, टारगेटिंग होती है या ट्रांसलोकेट होता है, वहाँ पे हमने यहाँ पे देखा। आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका बायोजेनेसिस कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन है डिफरेंट लोकेशन में कैसे ट्रांसलोकेट होता है। डिफरेंट लोकेशन से मतलब है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट में कैसे ट्रांसलोकेट होता है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन में कैसे होता है, इनर मेम्ब्रेन में कैसे होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे होता है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।